भारत के पूर्वी तटीय क्षेत्र में हमेशा की तरह 26 दिसंबर 2004 को भी सवेरा हो रहा था। रोजमर्रा की तरह सब कुछ सामान्य, इस बात से अनजान कि एक तबाही तट की तरफ बढ़ रही थी। कुछ घंटे पहले ही इस धरती से दूर इंडोनेशिया के पश्चिमी तट समुद्र की तलहटी में हुई हलचल से उठा लहरों का पहाड़ कई मुल्कों के तटों को रौंदता हुआ भारत के पूर्वी तट की ओर बढ़ रहा था। लहरों के इस रौद्र रूप को जब तक लोग समझते, पानी सर पर आ चुका था। चंद मिनटों में ही हजारों जिंदगियां खो गई। तट का बड़ा हिस्सा मानो समंदर में समा गया। छब्बीस दिसंबर को भारतीय समयानुसार करीब 6:30 बजे सुबह आए 9.1 से 9.3 मैग्नीट्यूड के इस भूकंप का केंद्र सुमात्रा था। इस तीव्र भूकंप से उठी इस सुनामी ने 2 घंटे में ही इंडोनेशिया समेत भारत, श्रीलंका, थाईलैंड, मलेशिया को अपनी चपेट में ले लिया। तकरीबन 800 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उठी 35 फीट तक ऊंची लहरों का असर 14 मुल्कों में महसूस किया गया। कुछ घंटों में ही कई मुल्कों के तटीय इलाके तबाही के ढेर बन गए। लाखों लोग बेघर हो गए। तकरीबन 2.5 लाख से ज्यादा जानें गई। करोड़ों अरबों की संपत्ति पर पानी फिर गया। सुनामी हैपेंड। हमारे जिले में जब 26 दिसंबर सुबह 8:45 बजे जो सुनामी हुई तो पहले आधे घंटे में ही हमने हर तरफ बहुत सारे शव तैरते देखे। हमने खुद एक दिन में 400 से ज्यादा शव हटाए और अंतिम संस्कार किए। Night itself we cleared more than 400 bodies one day in first day itself and buried in our municipal area. भारत की बात करें तो तमिलनाडु, पौंडुचेरी, आंध्र प्रदेश, केरल और अंडमान निकोबार के तटों पर 3000 से ज्यादा लोग मारे गए। सबसे ज्यादा लगभग 1000 जानें तमिलनाडु में गईं। தண்ணி வீட்டுக்குள்ள வந்து எல்லா அப்பா நாங்க பிள்ளைங்க எனக்கு கண்ணு முன்னே எங்க அப்பா தண்ணி குடிச்சு குடிச்சு என் கண்ணால பார்த்தேன். நானே நம்ம பிள்ளைகள் நம்மள இறந்து போனான்னு நான் நினைச்சேன். நான் அந்த மோட்ல கடை வந்த இளைய தங்கச்சி மக்க காலேஜ் போவா அவ பெரியம்மா அடிச்சது எங்க அதனால எங்களுக்கு எல்லாம் போய் இந்த உயிர் கிடைக்கல சொன்னதுக்கு அவங்க எழுதி கொடுத்தாங்க. 3 டாக்டர் எழுதி கொடுத்தாங்க. நான் போய் பெரிய ஆஸ்பத்திரியிலே சொந்தத்திலே இங்கே பாருங்கன்னு சொன்னாங்க. நான் போய் பார்க்கல. தான் வார டாக்டர்லாம் அப்படி தான் சொல்கிறாங்க. நான் போய் பார்க்கல. புள்ளோட அழுகிட்டு ஏரோப்ளேன் சத்தம் கேட்குது. நீங்கள் குடும்பம்லாம் வெளியே வந்து பார்க்கும்போது தண்ணி பயங்கரமாக வந்துச்சு. நாங்கள் எல்லாம் முடியாறும்போது தண்ணி வந்து எங்களை சொல்லிடுச்சு. எங்கள் அம்மா எங்கள் தம்பி தனியாக போயிட்டாங்க. எங்கள் அப்பாவும் தனியாக போயிட்டாங்க. நானே தங்கச்சி தான் தப்பிச்சு ஓடிட்டோம்.
क्या है ये सुनामी? सुनामी नाम जापानी भाषा की देन है। ये दो शब्दों से मिलकर बना है। सु यानी तटीय, नामी मतलब लहरें। इन लहरों का आकार बढ़ता जाता है जो 100 फीट तक ऊंची हो सकती हैं। लहरें सैकड़ों किलोमीटर चौड़ाई में एक दीवार की तरह तट की तरफ बढ़ती हैं और तट तक आते आते ये वेग और ऊंचाई विकराल रूप ले लेती है। इनकी चपेट में जो कुछ भी आता है वो उसे बहा ले जाती है। इसे सुनामी कहते हैं। ये नजारा कई बार दुनिया ने देखा। पहले के दौर में लोग मानते थे कि सुनामी एक बड़ा ज्वार है, जबकि यह सच नहीं था, क्योंकि ज्वार भाटा सूर्य, चंद्रमा और ग्रहों के गुरुत्वाकर्षण प्रभाव से उठता है। सुनामी की लहरों के ऊपर उठने के दौरान हल्का प्रभाव तटों पर पहले पहुंचता है। ऐसे में वैक्यूम इफेक्ट पैदा होता है और तटों से पानी समंदर की तरफ खींचता है। ये सुनामी आने की चेतावनी है। इस स्थिति के 5 मिनट या उससे कुछ देर के बाद तूफानी लहरों के रूप में पानी किनारों से टकराता है, जो तटों पर हजारों फीट दूर तक तबाही मचा सकता है। वैज्ञानिक नजर से समझें तो समुद्र तल में जब दो टेक्टोनिक प्लेट्स हिलती हैं, तो एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे खिसकती है। इस प्रक्रिया में पैदा हुई ऊर्जा से तकरीबन 16,000 करोड़ लीटर पानी ऊपर की तरफ उछलता है। लेकिन पानी की इस हलचल का असर बीच गहरे समंदर में महसूस नहीं होता, जहां लहरें शायद कुछ फीट ही ऊपर जाएं। ये जानना दिलचस्प होगा, अगर गहरे समंदर में कोई जहाज में सफर कर रहा है तो उसे शायद सुनामी के होने का एहसास तक न हो। हालांकि यही पानी जब उथले तट की तरफ बढ़ता है तो इसका वेग कम होता जाता है। पानी की विध्वंसकारी ऊंचाई बढ़ती जाती है। Actually, it is a sudden impulse that is putting on the असल water में अचानक column पानी of का the पूरा ocean. कॉलम So आवेग then में it आता is है। generally called as इसे a आमतौर पर gravity wave. गुरुत्वाकर्षण Tsunamis तरंग also कहते can be हैं। caused by सुनामी दूसरे other कारणों factors से भी like हो सकती there are any है, जैसे समुद्र में volcanic ज्वालामुखी eruptions in का the sea. फटना, That also समुद्र पर can cause उल्कापात tsunami. के There प्रभाव is से an भी सुनामी हो meteorite सकती impact on the है। समुद्र में on the sea. So that भूस्खलन also भी can सुनामी cause का a एक कारण tsunami. बन सकता है। And लेकिन landslides ज्यादातर in the सुनामी समुद्र ocean तल also में can cause भूकंप tsunami. से ही होती है। But majority of them are like happening because of the earthquakes under the sea. सुनामी की प्रक्रिया को इस तरह बहुत आसानी से समझा जा सकता है कि अगर पानी से भरे टब में छोटा कंकर डालें तो छोटी सी तरंग उठेगी या थोड़ा सा पानी छलक जाएगा। लेकिन यहीं अगर पूरे टब को हिला दिया जाए तो सारा पानी एक साथ हिलेगा और काफी पानी टब से बाहर आ जाएगा। एक शोध के मुताबिक दिसंबर 2004 में भारतीय महासागर में आई सुनामी अंदाजन 23,000 एटम बम के बराबर ताकतवर थी। प्रशांत महासागर के लिए ये हलचल आम बात है, जिसका असर जापान और अन्य तटों पर महसूस किया जाता है जो रिंग ऑफ फायर में आते हैं। ज्वालामुखियों का ये गोला दुनिया में सबसे बड़ा भूगर्भीय हलचल वाला क्षेत्र है, जहां सबसे ज्यादा भूकंप जोखिम है। दुनिया के लगभग 90% भूकंप इसी रेखा पर उत्पन्न होते हैं। पृथ्वी के तरल तत्वों से निकलने वाली ऊर्जा टेक्टोनिक प्लेट्स को खिसकाती है, जिससे घर्षण पैदा होता है। साल 2004 में ऐसी ही घटना सुमात्रा में घटी थी, जो कि दो प्लेट्स इंडियन, ऑस्ट्रेलियन और यूरेशियन प्लेट की सीमा पर स्थित है। 2004 के बाद से सुनामी भारतीय समुद्री तटों के लिए भी एक काल का नाम बन गया। पर्यटक, मछुआरे, होटल्स, कृषि और तटीय समुदाय सुनामी के दौरान सबसे ज्यादा नुकसान और तबाही का शिकार होते हैं।
सुनामी महत्वपूर्ण आधारिक संरचनाओं जैसे परमाणु ऊर्जा संयंत्र और ऐतिहासिक भवनों आदि के लिए भी एक बड़ा खतरा है। इसका जीवंत उदाहरण है फुकुशिमा नाभिकीय दुर्घटना। भारत में भी 4 परमाणु ऊर्जा संयंत्र तटीय क्षेत्र में स्थित हैं। मान्यता है कि सदियों पहले महाबलीपुरम का प्राचीन मंदिर भी सुनामी में ही तबाह हुआ था। 2004 की सुनामी के फौरन बाद भारत सरकार ने उच्च स्तर पर बैठकें की। भारत के पूर्व और पश्चिम दोनों तरफ फैले तटीय क्षेत्र की स्थिति को देखते हुए आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन किया गया। एनडीएमए के कार्यों में से एक नियमावली तैयार करना, योजनाएं और रणनीति तैयार करना है। तो हमने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना को मंजूरी दी। हम राज्यों को आपदाओं के विभिन्न सामान्य और विशेष पहलुओं पर तकनीकी सहयोग उपलब्ध कराते हैं। भारत के पूर्व और पश्चिम दोनों ओर एक बड़ा तटीय क्षेत्र है। 2004 के बाद से ये इलाके सुनामी को लेकर जोखिम भरे माने जाने लगे। इनकी निगरानी और सुरक्षा के लिए वैज्ञानिक स्तर पर क्या हो रहा है, ये जानने के लिए हम पहुंचे भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र इनक्वायस, जो कि पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अधीन कार्यरत है। ये केंद्र 1999 से महासागरीय गतिविधियों की निगरानी और सूचना संबंधी कार्य कर रहा है। साल 2011 में जापान में आई सुनामी के बाद जरूरत महसूस की गई कि भारत का अपना सुनामी चेतावनी संबंधी केंद्र स्थापित किया जाए। साल 2012 में इनक्वायस ने इंडियन सुनामी अर्ली वार्निंग सेंटर की स्थापना की। चंद साल में ही ये केंद्र भारत ही नहीं बल्कि 24 अन्य देशों के लिए भी एक महत्वपूर्ण सुनामी पूर्व चेतावनी केंद्र बन चुका है। अक्टूबर 2012 में यूनेस्को ने हमें विश्व स्तरीय सुनामी पूर्व चेतावनी केंद्र के तौर पर मान लिया और हमें पूरे हिंद महासागर क्षेत्र के लिए पूर्व चेतावनी सेंटर घोषित कर दिया। तो हमारे केंद्र की 2 जिम्मेदारियां हैं। पहली, अपने देश को राय देना कि हमें क्षेत्र खाली करना है या नहीं, और साथ ही दूसरे देशों को भी सूचित करना कि सुनामी उनके तटों को प्रभावित करने वाली है या नहीं। तो हम राष्ट्रीय के साथ साथ क्षेत्रीय सुनामी पूर्व चेतावनी केंद्र भी हैं। So we are also a regional tsunami warning center as well as the national tsunami warning center. भारत में विकसित हो रही तकनीकों के बारे में और जानने के लिए जब हम इनक्वायस पहुंचे तो यहाँ पहले से ही एक मेगा मॉक ड्रिल की तैयारी चल रही थी, जो कि पूरे पूर्वीय तट पर संयोजित की जानी थी। भारतीय सुनामी पूर्व चेतावनी प्रणाली का कंट्रोल रूम पूरी तरह से नवीन तकनीक से सुसज्जित है। यहाँ की पूर्व चेतावनी प्रणाली मैथमेटिक्स मॉडल पर आधारित है, जो कि सुमात्रा और जापान की पूर्व चेतावनी प्रणालियों से अलग है। ये प्रणाली सुनामी लहरों की स्थिति, तीव्रता, ऊंचाई और दिशा का सटीक आकलन करती है। अब ये पूरी प्रणाली उच्च स्तरीय कंप्यूटर सिस्टम मिहिर पर कार्य कर रही है। हाल ही में राष्ट्रीय मध्यम अवधि मौसम पूर्वानुमान केंद्र नोएडा में स्थापित इस सुपर कंप्यूटर ने सुनामी पूर्व चेतावनी प्रणाली को और सटीक बना दिया है। पूर्व चेतावनी प्रणाली में 3 तरह की तकनीक का इस्तेमाल होता है: भूकंपीय तरंगों का अवलोकन, सुनामी लहरों की निगरानी, महासागर स्तर की निगरानी। इनक्वायस ने राष्ट्रीय समुद्र प्रौद्योगिकी संस्थान के साथ मिलकर निगरानी के लिए सुनामी बुइस विकसित किए हैं। इस तकनीक के अंतर्गत भारतीय महासागर में 7 स्थानों पर सी बॉटम प्रेशर रिकॉर्डर स्थापित किए गए हैं। ये रिकॉर्डर तल में भूकंपन से बढ़ने वाले दबाव को महसूस करते हैं और ध्वनि तरंगों द्वारा सतह पर मौजूद बुइस को संदेश भेजते हैं। संस्थान ने समुद्र में 35 टाइट गेजेस भी स्थापित किए हैं। इनसे प्राप्त जानकारी सुनामी पूर्व चेतावनी की गणना करने में इस्तेमाल की जाती है। मैथमेटिकल मॉडल पर आधारित ये तकनीक
सुनामी का सटीक अनुमान लगाने के लिए दुनिया की सबसे बेहतर तकनीक मानी जा रही है। भारतीय सुनामी पूर्व चेतावनी केंद्र को पता चलता है कि अंडमान के पास 8 मैग्नीट्यूड तीव्रता का भूकंप आया है। इससे सुनामी होने के पूरे आसार थे। ये भी जान लिया गया कि ये सुनामी पूर्वी तट पर अंडमान और विशाखापट्टनम से चेन्नई तक को प्रभावित करने वाली है। 4 से 5 मिनट के अंदर पूर्व चेतावनी का पहला बुलेटिन संचार माध्यमों के द्वारा जारी कर दिया गया। एसडीएमए और एनडीआरएफ के साथ सभी संबंधित विभाग अलर्ट कर दिए गए। स्टेजिंग एरिया तय हुआ, जहां से रेस्क्यू टीम्स को प्रभावित इलाकों में भेजा जाना था। इसी बीच 10 मिनट में दूसरा बुलेटिन जारी हो गया। Now it has been upgraded to 9.2 magnitude with a depth of 10 kilometers. पता चला भूकंप 9 मैग्नीट्यूड तीव्रता का है, जिससे अन्य तटों के साथ साथ विशाखापट्टनम का शहरी और ग्रामीण क्षेत्र जोखिम में है। Incident commander or district administration will be taking to alert the people, those who are living in the low-lying areas, and to alert the fishermen. सुनामी की दिशा का सही अंदाजा लगाया जा चुका था। बचाव दलों के पास 2 से 3 घंटे का समय था। राहत और बचाव कार्य के लिए टीमें त्वरित रवाना कर दी गईं। एनडीआरएफ और लोकल पुलिस के लोग स्वास्थ्य विभाग कर्मियों के साथ प्रभावित गांव में पहुंचे। वहीं दूसरी तरफ तकनीकी दल शेल्टर हाउस में अस्थायी व्यवस्था के साथ तैयार था। प्रभावित इलाकों से लोगों को सुनामी शेल्टर हाउस और अन्य सुरक्षित स्थलों पर पहुंचा दिया गया। जब कभी भी चेतावनी मिलती है, संबंधित विभागों के लोग, जिनका कमांडर कलेक्टर होता है, वो लोगों को सचेत करता है और कार्रवाई शुरू करता है। मकसद है जान माल और पर्यावरण का नुकसान कम से कम हो। डैमेज टू द एनवायरनमेंट। After receiving warning message from inquiries, we used to move from the staging area. We also inform our local responders to evacuate the public from the nearby area of sea coast. And all the central government forces and state forces used to respond and reach the affected villages and help to local administration for evacuation of the villages first. And second, we used to give them medical treatment if required. We also give briefing to public for awareness in mock drills. ये एक सुनामी मॉक ड्रिल थी, जिसने साबित कर दिया कि अब भारत सुनामी आपदा का मुकाबला करने के लिए तैयार है। ये पूरी प्रणाली कैसे काम करती है, आइए एक बार फिर समझते हैं। सुनामी पूर्व चेतावनी केंद्र 24 घंटे भारतीय और पूरी दुनिया की वेधशालाओं द्वारा भूकंपीय आंकड़े जमा करता है। जैसे ही महासागर तल में कोई भूकंप होता है, अगले 5 मिनट के अंदर पूर्व चेतावनी केंद्र तमाम संबंधित संस्थानों जैसे एनडीएमए, एसडीएमए, स्थानीय प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग और पुलिस दल सतर्क हो जाते हैं और एक एक इकाई बन जाते हैं। 8 से 10 मिनट के अंदर विश्लेषण के बाद अगर सुनामी पैदा होने का खतरा लगता है, तो इस सूचना के साथ दूसरा बुलेटिन जारी होता है।
ये सूचना और सुनामी से जुड़े परामर्श सोशल मीडिया, टेलीविजन, रेडियो और मोबाइल फोन्स पर तुरंत जारी की जाती हैं। अगले 4 से 5 मिनट में सुनामी पूर्व चेतावनी केंद्र सुनामी की ऊंचाई, रफ्तार, समय और सही स्थिति के बारे में एक विस्तृत जानकारी प्रकाशित करता है। इस विस्तृत जानकारी के आधार पर संस्थाएं जोखिम क्षेत्र में पहुंचकर लोगों को निकालकर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाती हैं। सुनामी द्वारा होने वाली तबाही का असर 2 तटीय क्षेत्रों में उनकी भौगोलिक संरचना तथा समुद्री सतह से ऊंचाई के हिसाब से अलग अलग हो सकता है। भौगोलिक दृष्टिकोण से समतल तट पर ज्यादा नुकसान होता है, जबकि ऊंचाई के साथ प्रभाव कम होता जाता है। इनक्वाइस ने पूर्व चेतावनी प्रणाली को लेकर हाल ही में एक अहम कदम उठाया है। नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर से प्राप्त ALTM आंकड़ों की मदद से देश के तटों पर 9 सुनामी अति संवेदनशील क्षेत्रों को चिन्हित किया गया है, जैसे पुरी, कोच्चि, चेन्नई और रामेश्वरम आदि। इन तटों से 2 किलोमीटर के अंदर आने वाली सड़कों, भवनों और स्थानों का GIS आधारित 3D मानचित्रण किया गया है। ये जानकारी पूर्व चेतावनी को और सटीक बनाने में सहायक होगी। The idea is that once we do that and विचार ये है कि एक बार जब हम ये कर लेंगे और सुनामी स्तर का आकलन हो जाएगा, तब हम ये भी बता सकेंगे कि कौन से भवन प्रभावित होने वाले हैं। get affected. So that तो जिला अधिकारी को अगर निर्णय लेना हो, जैसे दिन का समय है तो वो स्कूलों, अस्पतालों पर ध्यान देंगे। अगर रात है तो उन्हें स्कूलों की चिंता करने की जरूरत नहीं होगी। तो इन इमारतों को छोड़ दिया जा सकता है। इस तरह की जानकारी ज्यादा सटीक होगी। हम कोशिश कर रहे हैं। ये तृतीय चरण की सेवा कही जाती है, यानी हम अग्रणी रहना चाहते हैं। I think we want to be the first. विज्ञान और प्रौद्योगिकी की मदद से NDMA और आपदा प्रबंधन से जुड़ी राज्य एवं प्रशासनिक इकाइयों ने तटीय बस्तियों के लिए निर्देशों में परिवर्तन किए हैं। निर्माण के लिए नए नियम जारी किए गए हैं। इसके अलावा स्थानीय आबादी और पर्यटकों के लिए भी दिशा निर्देश तय किए गए हैं। इनमें अचानक आई सुनामी से सुरक्षा के लिए डूज एंड डोंट्स भी शामिल हैं, जिनमें से कुछ इस तरह हैं। जानकारी रखें कि आप जिस क्षेत्र में रहते हैं वो सुनामी जोखिम वाले क्षेत्र में आता है या नहीं। नागरिकों को हाई टाइड लाइन के 200 मीटर क्षेत्र में निर्माण या निवास से बचना चाहिए। अपनी नजदीकी सड़क की ऊंचाई और तट से उसकी दूरी की जानकारी रखना जरूरी है। स्थानीय प्रशासन द्वारा आयोजित मॉक ड्रिल्स में हिस्सा लें तथा सतर्क और तैयार रहें। सुनामी जोखिम वाले तटों पर आए पर्यटकों को चाहिए कि वो पहले ही बचाव रास्तों की जानकारी प्राप्त कर लें। सुनामी खुद पूर्व चेतावनी देती है, जिनकी समझ और पहचान होनी चाहिए और समय आने पर तुरंत सुरक्षित ऊंचे स्थान पर चले जाना चाहिए। जैसे तटीय क्षेत्र में 20 सेकंड या इससे ज्यादा देर तक भूकंप पर अचानक समुद्र के पानी का कई मीटर तक सिकुड़ना, जिससे तट खुल जाए और मछलियां दिखने लगे। सुनामी की स्थिति में जो लोग नाव पर हैं, उन्हें तट की तरफ आने से बचना चाहिए। सुनामी के घटित हो जाने के बाद भी कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखना जरूरी है, जिनके द्वारा दुर्घटनाओं और जनहानि से बचा जा सकता है। जैसे डूबे हुए बिजली के तार, टूटी इमारतों और पुलों आदि के पास जाने से बचें। बचाव कार्य के दौरान मोमबत्ती के बजाय बैटरी चलित लालटेन या टॉर्च का इस्तेमाल करें। सबसे ज्यादा जरूरी है सही जानकारी मिलना। इसके लिए तट रक्षक आपातकाल प्रसारण या रेडियो आदि से जुड़े रहें और सही जानकारी लेते रहें। सुनामी कभी कभी ही आती है, लेकिन जब आती है तो बहुत ज्यादा तबाही मचाती है। इसलिए बड़े स्तर पर सुनामी निगरानी, जागरूकता और सुरक्षा संरचना की जरूरत है। आज भारतीय शोधकर्ता
इस कार्य की दक्षता में अग्रणी है। इस क्षेत्र में भारतीय वैज्ञानिकों की सूझबूझ पूरी दुनिया के लिए फायदेमंद साबित हो रही है।